तो आज का बातचीत शुरू करते हैं। काफ़ी सारे शायद बात करेंगे और इधर उधर का भी बात होगा, जो सब्जेक्ट से हट के बात भी होगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज जो मार्क्स का जो कृति, कार्ल मार्क्स का जो किताब, जो पुस्तक हम देखेंगे वो है वेज, लेबर एंड कैपिटल। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका और खुलासा करेंगे। पिछले बार हमने जो बातचीत रखा था इसमें, तो वो हमने मार्क्स के पूंजी से वो रॉबर्ट पील का किस्सा सुनाया था। तो आप लोगों, कुछ लोगों ने देखा होगा उस चीज़ को। तो आज जो वेज, लेबर एंड कैपिटल पे जो हम लोग बातचीत करेंगे, वो उस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ खुलासा करना चाहूँगा यहाँ पे, और मुझे लगता है एक प्रश्न के द्वारा मैं ये शुरू करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, और ये मेरे दर्शक या जो आप सुन रहे हैं उनके लिए ये डायरेक्टेड है ये क्वेश्चन उनके प्रति, कि क्या आप अपने आप को मजदूर वर्ग के पक्षधर मानते हैं, हिमायती मानते हैं, कि आप मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं? और ये प्रश्न मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये तीखा प्रश्न, मैं हो सकता है किसी को बुरा भी लगे कि भाई ऐसा क्यों पूछ रहा है ना? लेकिन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ चूंकि ये मार्क्स का जितना भी उन्होंने अपना कृति लिखा, जितना भी उन्होंने अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी किया, उसमें ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये देखा जाता है कि जो मजदूर वर्ग के पक्षधर, जो मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं, उनको ही हमेशा मार्क्स ये पाते हैं कि वो तो एक्चुअली इन प्रैक्टिस वो तो पूंजी के साथ खड़ा हुआ है, यानी कि उसमें एक पेच है। देखिए बात क्या है कि मार्क्स जो पूंजी उन्होंने जो लिखा, या बाकी भी जो उनका कृति है, वो हम सबको पता है कि वो पूंजीवाद के खिलाफ है, पूंजीपति के खिलाफ है। पूंजीवाद एज अ सिस्टम, एज अ जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है। लेकिन जब आप और भी गहराई में जाइएगा, जहाँ पे आपको मार्क्स का बहुत ही तीखा, और मार्क्स का जो रियल फ्लेवर जो होता है, मार्क्स का जो सबसे बढ़िया आर्गुमेंट जहां मिलेगा, वो पूंजीपति के खिलाफ। देखिए वो पूंजीपति तो एक दुश्मन है, वो तो क्लियर है। लेकिन जो अपने ही खेमे में, अपने ही कैंप में जो लोग मजदूर वर्ग के हिमायती हैं, लेकिन उनका जो सैद्धांतिक समझदारी हो, या उनका जो अप्रोच हो, जो उनका जिस ढंग से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दर्शन के लेवल पे जो उनका दर्शन है, तो वो हो सकता है वो पूंजीवादी व्यवस्था के साथ और ज्यादा मिलता जुलता हो। तो इसलिए मार्क्स का पूंजीपति के खिलाफ जितना है, उतना ही मजदूर आंदोलन के अंदर, समाजवादी खेमे के अंदर, साम्यवादी खेमे के अंदर जो लोग हैं उनके खिलाफ है। बल्कि खिलाफ बोलना शायद सही नहीं होगा, उनके साथ वो एंगेजमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने तो सुना है कि जैसे ये तो जो यूटोपियन सोशलिस्ट जो थे, जो गैर मार्क्सवादी परंपरा वाले जो मजदूर वर्ग के हिमायती थे, उनके खिलाफ, यूटोपियन सोशलिज्म के खिलाफ थे, है ना? तो इन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म, ये तो हमने एक लेवल पे सुन के रखा है कि ये साइंटिफिक सोशलिज्म का बात करते हैं, यूटोपियन का बात नहीं करते। लेकिन जो उससे आगे जाके इस चीज को हम लोगों को और सूक्ष्मता से समझना चाहिए, वो ये कि 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी, जब मार्क्स और एंगेल्स अपना अभ्यास कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उस टाइम क्या था कि ऐसा माहौल था कि सभी लोग, प्राय प्राय सभी लोग मजदूर वर्ग के हिमायती बोल के खुद को रखते थे, है ना? अब जो यूटोपियन सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं, जो नॉन तथाकथित नॉन साइंटिफिक समझवाद वाले जो है, तो उसमें रॉबर्ट ओवेन है, उसमें सेंट साइमन है ना? ऐसे बहुत सारे नाम हम गिन सकते हैं जिसके 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 साथ मार्क्स और एंगल्स एंगेज करते हैं। और बाकी भी जो रेडिकल खेमे के काफ़ी लोग हैं, मजदूर वर्ग के खेमे। तो 19वीं शताब्दी में चार्टिस्ट मूवमेंट हो रहा है,
मजदूर एक वर्ग के हिसाब से उभर के आ रहा है ना, सिर्फ समाजवादी या साम्यवादी आंदोलन में नहीं, बल्कि जनरली ऑल्सो जैसे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी एक बहुत ही सशक्त एक सामाजिक तबका बन के वो उभर रहा है। तो इसलिए जाहिर से बात है कि सभी लोग मजदूर वर्ग की हिमायती बन के अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, और जो लोग लिख रहे थे, जो बुद्धिजीवी लोग जो थे, इकोनॉमिस्ट थे, बाकी इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, वो भी मजदूर वर्ग का बात कर रहे थे। तो इसलिए ये था कि जो मार्क्स जो सैद्धांतिक पद्धति को बनाते हैं उसके मुताबिक जो पूंजीवाद के साथ खड़ा था, मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क के दायरे से जब आप देखेंगे तो जिसको आप पूंजीवादी खेमे में खड़ा हुआ है वो पाते हैं, वो भी लेकिन खुद को मजदूर वर्ग का हिमायती बोल रहा है। इसलिए आज के तारीख में भी 221 में भी हमें ये पूछना पड़ेगा कि हम मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं आज, लेकिन क्या हम मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क के मुताबिक क्या हम मजदूर वर्ग के साथ खड़े हैं? हो भी सकता है कि आप मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं खड़े हैं मजदूर वर्ग के साथ, है ना। अब उसमें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मार्क्सवाद के साथ आप सरोकार रखते हैं तो फिर वो एक क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इसलिए जैसे क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में जो गोथा समाजवादियों का एक गुट था, है ना, तो उनका क्रिटिक किया मार्क्स ने। तो उसमें मार्क्स बहुत दिलचस्प एक चीज लिखते हैं उसमें, मार्क्स ये लिखते हैं उसमें कि तो क्या है कि इतना ज्यादा लेबर के हिमायती हो गए थे कुछ लोग, इतना ज्यादा, तो उन्होंने उनका गोथा प्रोग्राम में ये लिख दिया था, ये अंग्रेजी में है और मार्क्स वो उद्धृत करते हैं वो गोथा प्रोग्राम में जो लिखा है। तो एक सेंटेंस जो मार्क्स लेते हैं, कोट अनकोट मार्क्स लिखते हैं, माने मार्क्स उद्धृत करते हैं उससे गोथा प्रोग्राम से, लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ एंड ऑल कल्चर। देखिए कितना बड़ा श्रम का, लेबर का हिमायती है गोथा सोशलिस्ट लोग, बोल रहे लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ एंड ऑल कल्चर। जितने भी संपत्ति, धन संपत्ति या जो भी है वेल्थ और कल्चर, सभी का सोर्स, सभी का मुहान, सभी का उद्भव श्रम से होता है। वाह 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 क्या बढ़िया बात। तो अब मार्क्स को तो ये मान लेना चाहिए, हाँ देखो ये तो मजदूर वर्ग श्रम का साथ खड़ा है देखो, है ना। लेकिन मार्क्स बोलते हैं नहीं, इसका खंडन करते हैं मार्क्स, ये बोले क्या ये दिखावा कर रहे हो ये सब लिख के। तो तो मार्क्स बिल्कुल उसका रिप्लाई में लिखते हैं, लेबर इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ, नेचर इज जस्ट एज मच द सोर्स ऑफ यूज वैल्यू। ऐसा लगता है कि मार्क्स को तो ज्यादा ये जो श्रम का साथ खड़े होने वाले लोगों के साथ ज्यादा लड़ना पड़ा, न कि पूंजीपतियों के साथ, न कि जो पूंजीपति वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके साथ, है ना। तो ऐसा है, तो उसमें बाकी भी चीजें है, मैं जस्ट एक चीज हाईलाइट करूंगा यहाँ पे, तो उसी पैरा में जहाँ पे वो आंसर दे रहे हैं इसको कि भाई लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ, और वो मार्क्स बोल रहे हैं कि लेबर इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ, उसमें आगे जाके बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बोलते हैं द बुर्जुआ। देखिए ये अभी ये सब सोशलिस्टों को गरिया रहे थे मार्क्स, अभी वो बोल रहे हैं ये तो एक बुर्जुआ थिंकिंग है ये कहना कि लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ। और उसमें उस परिप्रेक्ष्य में मार्क्स उसी पैरा में बोल रहे हैं द बुर्जुआ हैव वेरी गुड ग्राउंड्स फॉर फॉल्सली ascribing supernatural creative power to labor। यानी कि ये जो लेबर को, श्रम को इस ढंग से सुपरनैचुरल क्रिएटिव पावर उस पे, मतलब ये मानना कि उसमें ऐसा सुपरनैचुरल क्रिएटिव पावर होता है ना। सुपरनैचुरल यानी कि क्या कहते हैं उसको, मतलब जैसे अलौकिक, अलौकिक सृजनशीलता लेबर में है,
श्रम में है, ये कहना, ये तो बुर्जुआ लोग कहते हैं। ये सिर्फ बुर्जुआ लोग कहते नहीं है, मतलब बुर्जुआ बहुत बहुत खुश होके इस बात को हमेशा दोहराते हैं, हाँ लेबर तो ये। तो इसमें मुझे याद आया, हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में शायद ये सुन के आपको भी याद आ रहा होगा, लेकिन मुझे जो याद आ रहा है ये, मतलब ये नॉन मार्क्सवादी खेमे के बात हो रहा है भारत को लेके। तो उसमें जिस ढंग से भारत में सिर्फ गांधी जी ने नहीं, बल्कि गांधी जी से पहले भी बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के कुछ कुछ संतों ने, ये कबीर रविदास टाइप के संत नहीं, बाकी संतों ने क्या बोला था, आपको शायद पता चल गया होगा कि मैं क्या बोलूंगा, किस ढंग से दलितों को हरिजन बोल देना, इतना चढ़ा देना, इतना चढ़ा देना कि देखो ये तो हरि के जन है। लेकिन हकीकत में, रियल में आप जो दलितों को आप समाज में किस ढंग से आप ट्रीट कर रहे हैं भाई उनको, और इधर बात करने में तो आपने उनको भगवान के साथ जोड़ दिया। तो ये एक पैरेलल है, जैसे इधर हरिजन चल रहा है वैसे 19वीं सेंचुरी में वर्कर को ऐसा उठा दिया, दूरी में चढ़ा दिया, है ना। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने गांधी और किस ढंग से अंबेडकर ने गांधी को इस पे लताड़ा, इस पे अब टच ही कर लिया मैंने, एक डिफरेंस मैं इसमें फिर यहाँ ऐड कर देता हूं कि मार्क्स में थोड़ा अलग डिफरेंस क्या होता है अंबेडकर से। क्योंकि उसमें जब हम बोलते हैं कि हरिजन तो बना दिया, लेकिन हकीकत में तो दलितों को तो तुमने अत्याचार किया है, उनको तो तुमने शोषण करके रखा है, उनको तो मानव होने का दर्जा ही नहीं दिया, है ना। लेकिन मार्क्स में क्या है कि वो जो रियल में, हकीकत में, यथार्थ में इतना खराब स्थिति है दलितों का, इसमें यथार्थ जो वो शब्द जो है कि रियल में क्या उनका कंडीशन है दलितों का, है ना। उसमें बस ये कि मार्क्स में वो जो रियल जो है ना, तो रियल को, मजदूर वर्ग का जो रियल में जो हाल है पूंजीवाद के अंदर में, उसमें मार्क्स एब्स्ट्रैक्शन को भी जोड़ देते हैं, है ना, कि रियल में, ग्राउंड लेवल में, हकीकत में, यथार्थ में जो है वो हकीकत और यथार्थ मार्क्स के लिए पूंजीवाद के अंदर में वो यथार्थ एक तरह का अमूर्त चीज भी है, एब्स्ट्रैक्शन। इसलिए हम देखते हैं मार्क्सिस्ट लिटरेचर में आप देखेंगे रियल एब्स्ट्रैक्शन ये वर्ड यूज होता है, मतलब वास्तविक अमूर्तता, रियल एब्स्ट्रैक्शन। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मार्क्स सिर्फ एक बुद्धिजीवी के चलते होने के चलते उन्होंने बहुत ऐसा, बहुत महान ऐसा सोच के उन्होंने रियल एब्स्ट्रैक्शन निकाला, ऐसा कॉन्सेप्ट, है ना, इंटेलेक्चुअल लोगों को अपना बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए इन्होंने ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मार्क्स कह रहे हैं कि पूंजीवाद का जो मटेरियल कंडीशन है, पूंजीवाद का अगेन यथार्थ में जो पूंजीवाद ऑपरेट कर, उसी में एब्स्ट्रैक्शन है। हाँ, मतलब एब्स्ट्रैक्शन जो अमूर्तता जो है वो मूर्त चीज है, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन और रियल को हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन मार्क्स में वो जोड़ते हैं उसको। तो यथार्थ में अमूर्त होना, है ना, वास्तविक अमूर्तता, तो ये एक चीज है। तो एनीवेज, तो 19वीं सेंचुरी में ये माहौल में मार्क्स अपना काम कर रहे थे, इसलिए बहुत ही जटिल काम था मार्क्स के लिए कि भाई जब सभी लोग लेबर का बात कर रहा है, सभी लोग मजदूर वर्ग का बात कर रहा है, तो फिर उस भीड़ में जाके फिर खड़ा होना और खिचड़ी पकाना, हाँ, तो अगर वो नहीं करना है, अगर खिचड़ी नहीं पकाना है, वहां पे कुछ एक नया काम सही से करना है, तो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे फिर आपको मार्क्स को कैसे, मतलब चीजों को सही में उनको पकड़ना पड़ा कि भाई क्या है वो, असल में वो सूक्ष्मता में जा रहा है चीज, बहुत ही एक आप आप उनको सही में पूंजीवाद का जो लॉजिक है, डायनेमिक है, उसको पकड़ना है ना।
तो लेकिन अक्सर हम लोग ये चीज़ को भूल जाते हैं जब मार्क्स को पढ़ते हैं, तो लगता है कि मार्क्स तो बस मजदूर वर्ग का हिमायती है, मजदूर वर्ग के पक्ष लेते हैं और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। इसलिए ये जो अभी मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखें। और उसमें जो हम देख रहे हैं कि तो मार्क्स जो पूंजीपति खेमे के जो बुद्धिजीवी है, उस खेमे के जो 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 थियरीज वगैरह उस टाइप का जो इकोनॉमिक्स है ना, उसके साथ वो लड़ रहे हैं। और दूसरा जो है यूटोपियन सोशलिस्ट, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, लजाल, उसमें आपको दूसरा बाकी कृति में वो रेफर करते हैं। बाकी जो मजदूर आंदोलन के बाकी जो लीडर्स है, उनका बहुत सारा आपको नाम उनका कृति में मिलेगा। तो पूंजी में ज्यादातर उन्हीं के साथ डिबेट है ना। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट्स जो जो लोग हैं, जो सही में एकेडमिक है, जो इंटेलेक्चुअल है, जैसे रिकार्डो हुआ, एडम स्मिथ हुआ, है ना, उनके साथ भी वो जूझ रहे हैं। और चूंकि इंटरेस्टिंगली क्या है कि जो बुर्जुआ, जो रिकार्डो हुआ, एडम स्मिथ था, ये भी अपना जो थियरी ऑफ वैल्यू जो है कि भाई वैल्यू कैसे बनता है, वेल्थ कैसे क्रिएट होता है, जो मूल्य कैसे तय होता है किसी भी चीज का, है ना, उसका किसी भी चीज का जो जो वो जो कि भाई किसी चीज का इतना दाम है, इतना मूल्य है, वो मूल्य का स्रोत क्या है। तो उसमें भी वो लोग, रिकार्डो और स्मिथ भी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को मानते थे। तो एक तरह का कंफ्यूजन भी हो सकता है कभी कभी जब आप इन सब कृतियों को आप पढ़ेंगे कि मार्क्स भी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का बात कर रहे हैं, रिकार्डो भी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का बात कर रहे हैं। तो वो भी बोल रहे हैं कि लेबर से ही सब कुछ होता है, जैसे यहाँ हमने पढ़ा था लेबर इज द सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ, है ना। बल्कि वो तो मार्क्स से भी आगे जाके लेबर को चढ़ाते हैं, ये जो सुपर नेचुरल क्रिएटिव पावर्स। तो आपको लगता है अरे ये क्या चल रहा है इधर, सब तो लेबर के ही पक्ष के लोग हैं। इनफैक्ट जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो बहुत बड़े लिबरल माने जाते हैं, मतलब लिबरल में लिबरल जितने भी थिंकर्स है उनमें से सबसे मतलब सॉफिस्टिकेटेड थिंकर्स माने जाते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। एक इंडिया का साथ भी कनेक्शन है, जेएस मिल का जो पिताजी थे, उन्होंने इंडिया पे एक हिस्ट्री लिखा था, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो बहुत ही वो एक कॉलोनियल व्यू पॉइंट से लिखे थे उन्होंने, तो वो बहुत, तो इंडिया में भी उनका जो मिल का जो फादर है, जेएस मिल का फादर, उनका किताब उस लेवल में भी इम्पोर्टेंट है। तो जेएस मिल भी बाद में जाके सोशलिस्ट कहने लगते हैं खुद को, वो भी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का बात करते हैं। तो इसलिए जो आज का जो टेक्स्ट लिया है हमने, वेज लेबर एंड कैपिटल, ये टेक्स्ट भी इस हिसाब से आपको आप अप्रोच करेंगे तो आपको और बढ़िया चीजें दिखेंगे। तो इसमें जो जैसे पिछले बार हमने रॉबर्ट पील का किस्सा सुनाया था, आज भी एंगल्स के साथ एक किस्सा सुनाऊंगा। वो है कि देखिए वेज लेबर एंड कैपिटल जो है ये मार्क्स का कृति है, जैसे मैंने अपने आपको बताया। तो ये मार्क्स ने 1847 में इन्होंने लेक्चर दिया था, मतलब मजदूरों को संबोधन किया था। लेक्चर बोलने से लगता है कि कोई बड़ा प्रोफेसर आके ऊपर बैठ के नीचे के लोगों को ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं है। वो भी मजदूर वर्ग के साथ जोड़ के मजदूर वर्ग के वो ये जर्मन वर्कर्स सोसाइटी था ब्रसल्स में 1847 में, तो वहाँ अपना बात रख रहे हैं। तो उसके बाद 1849 में न्यू राइनेस जाइटुंग करके जो जर्मन न्यूज़पेपर है, उसमें मार्क्स ने उन्होंने जो बात रखा था मजदूरों के बीच में 1847 में, 1847 में, तो वो 1849 में वो अखबार में छापते हैं। उसके बाद मार्क्स का देहांत हो जाता है 1883 है शायद, 83 के बाद 18 वो डेट भूल गए, 91 है सर, में एंगल्स उसको फिर नए ढंग से संपादन करके छापते हैं। तो उस जब संपादन करते हैं
एंगल्स उसको, और वेज लेबर एंड कैपिटल जो किताब है मार्क्स का, उसका भूमिका लिखते हैं, वो प्रीफेस लिखते हैं। तो भूमिका में क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो उससे भी काफ़ी कुछ खुल के निकलेगा। तो वो लिखते हैं 1891 में, अब मार्क्स मर गए, मार्क्स का किताब का वो नया संस्करण निकाल रहे हैं। तो वो लिखते हैं कि but since at least 10,000 copies of the present edition are to be circulated as a propaganda tract, मतलब 10,000 प्रतियां इस वेज लेबर एंड कैपिटल का अब छपने वाला है और मजदूर वर्ग के लिए छप रहा है। The question necessarily forced itself upon me: would Marx himself, under these circumstances, have approved of an unaltered literal reproduction of the original? क्या मार्क्स इस ये करते हैं कि भाई जिस ढंग से 1849 में इसको उन्होंने छापा था, क्या आज के तारीख में 1891 में क्या मार्क्स उसी रूप में उसको छापते या कुछ कुछ मार्क्स उसमें कुछ कुछ बदलाव संशोधन करते? तो फिर वो कहते हैं दैट द ऑथर, आगे जाके बोलते हैं उसी जो भूमिका है उसमें, दैट द ऑथर एज वेल एज द पब्लिक has an indisputable right to an unaltered reprint of these older writings. In such a case, I would not have dreamt of changing a single word in it. तो जो गुजर गए इसका जो लेखक मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और जो पाठक है, जो पब्लिक है, उनका अधिकार बनता है कि जैसे वो छपा था उस टाइम वैसे ही फिर छपना चाहिए। इस अधिकार को मैं स्वीकारता हूं, लेकिन चूंकि मैंने फिर भी चेंजेस किया है इस टेक्स्ट में इसलिए मुझे तो अब क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों मैंने चेंज किया। बट इट इज अदरवाइज व्हेन द एडिशन इज डेस्टिन्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ प्रोपेगेंडा। सिर्फ ये एकेडमिक एक बौद्धिक एक ऐसे काम के लिए तो ये दोबारा मैं नहीं छाप रहा हूँ, ये तो मैं प्रोपेगेंडा के लिए मजदूर वर्ग का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छाप रहा हूँ, है ना। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा और मैं इसका सफाया देता हूँ। और क्या सफाया देते हैं वो क्यों उन्होंने चेंज किया। दिस पैम्फलेट देयरफॉर आई सेड टू द रीडर एट वंस, this pamphlet is not as Marx wrote it in 1849 but approximately as Marx would have written it in 1891. मार्क्स होने से भी मार्क्स जो करते 1891 में अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है मैं वही कर रहा हूं। अब देखिए ये भी, अब जो कैसे आप श्रम को समझेंगे, जो हम बोल रहे थे कि सभी तो श्रम का बात कर रहे हैं, अब ये कैसे अलग होगा। अब फिर उसी में आएगा, वो जो चेंज कर रहे हैं उसी पे इंगित है। देखिए माय ऑल्टरेशंस सेंटर अबाउट वन पॉइंट, ये according to the original reading, the worker sells his labor for wages which he receives from the capitalist, according to the present text he sells his labor power. मैं दोबारा पढ़ दूंगा। according to the original reading 1847 में जो लेक्चर दिया था फिर वो 1849 में छपता है। according to that original reading the worker sells his labor for wages, मजदूर अपना श्रम वेज के लिए, जो भी उनको वेतन मिलेगा उसके लिए वो लेबर सेल कर रहा है, मजदूर श्रम सेल कर रहा है, जो वेजेस जो मजूरी जो उनको मिल रहा है जो कैपिटलिस्ट से। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेक्स्ट ही सेल्स हिज लेबर पावर। श्रमिक उस टेक्स्ट में लेबर को बेच रहे हैं। अभी क्या बेच रहे हैं? लेबर पावर। क्या फर्क है? लगभग एक ही लग रहा है, लेकिन गौण बात इसी में है। एंगल्स लिखते हैं एंड फॉर दिस चेंज
I must render an explanation to the workers in order that they may understand we are not quibbling or word juggling, but we are did ये तिगड़मबाज नहीं हो रहा है, ये मजाक नहीं हो रहा है, ऐसे ही शब्दों का खेल नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जब इधर उधर का कर दे के नया आर्टिकल किताब छाप देते हैं, ये नहीं है, ये खेला नहीं हो रहा है। ये इसका जो महत्व है बहुत गहरा है। ये लेबर के जगह में लेबर पावर लिखने का बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। But are dealing here with one of the most important points in the whole range of political economy. To the bourgeois, तो वर्कर को वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन दूंगा, चूंकि दे रहे हैं, चूंकि इसका आंदोलन के लिए है ना, पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने के लिए वो बहुत ही अहम चीज है, वो वर्कर को बोल रहे हैं। तो अब बुर्जुआ को क्या बोलेंगे, वो क्यों चेंज कर रहे? टू द बुर्जुआ, व्यंग करते हैं ना ये लोग, तो काफी व्यंग करते हुए बोल रहे हैं, टू द बुर्जुआ in order that they may convince themselves how greatly the uneducated workers who can be easily made to grasp the most difficult economic analysis excel our supercilious cultured folk for whom such ticklish problems remain insoluble their whole life long। कि हम बुर्जुआ को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि ये चेंज से हम ये तुमको दिखाना चाहते हैं कि देखो, मजदूर वर्ग इतना सूक्ष्म चीजें, इतना बौद्धिक चीजें तुरंत पकड़ लेता है, और तुम लोग जो बुद्धिजीवी बन के बैठे हो बड़े बड़े ओहदे में, तुमको ये कभी नहीं समझ में आएगा। तो वो बोल के फिर वो आगे बोलते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी करके, वो नहीं पढ़ूंगा मैं, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी, रिकार्डो स्मिथ वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, जिनका आज भी है उस टाइम के इकोनॉमिस्ट, ये जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो यही इसी टाइप का इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि देखो कैसे तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है जो मजदूर वर्ग को समझ में आता है ना। तो फिर यहाँ फिर सवाल क्या हो रहा है फिर कि हम श्रम को कैसे समझेंगे। और एक चीज और जोड़ दूं तो आपको लगेगा कि पिछले जो वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने एक चीज रखा था उस टाइम, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, तो उसमें श्रम के बारे में जब हमने बात किया था तो हमने बोला था कि भाई देखिए, बुर्जुआ अर्थशास्त्र में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया जाता है, मैंने कहा था वीडियो में, पिछले वीडियो में। उसमें जमीन हुआ, लैंड, उसमें लेबर, रॉ मटेरियल्स और कैपिटल, या आप बोल सकते हैं इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसमें आएंगे। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और इसको क्रिटिक करते हुए ये बताया था मैंने कि एक एग्जाम्पल दिया था क्लियर करते हुए कि भाई जैसे देखिए एक कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर वो कैसे चल पाता है, तो उसमें मदरबोर्ड है, उसमें प्रोसेसर है, उसमें रैम है, उसमें मॉनिटर है, कैबिनेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें अगर श्रम को हम सबसे अहम भूमिका देना चाहते हैं तो क्या है श्रम उसमें, तो उसमें मैंने व्यंग करके ये बोला था कि शायद आप बोलेंगे कि श्रम तो फिर उसमें प्रोसेसर है, शायद प्रोसेसर के बिना तो कुछ होना ही नहीं। तो फिर मैं बोला कि नहीं, हम आगे जाके बोलेंगे कि नहीं, प्रोसेसर भी नहीं, बल्कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट है, जिस चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के बिना आपका कुछ नहीं चलना है, ना प्रोसेसर चलना, ना मदरबोर्ड चलना है। और अगर वो नहीं हो, और उसको मैंने मार्क्स का जो टर्म है जीवंत श्रम का जो बात करते हैं मार्क्स, लिविंग लेबर, तो मैं लिविंग लेबर का उदाहरण दिया था कि देखिए ये जो पूंजी का जो संचय जो है, या आप बड़े बड़े शहर बोलिए या फैक्ट्री कारखाना बोलिए या गाड़ी मोटर बोलिए, जो भी है, जो श्रम का संचय है, वो जब तक बड़े बड़े जैसे आप मानेसर का बड़ा मारुति का ये फैक्ट्री देखिए, रोबोट्स है, उसमें कितना करोड़ करोड़ का उन्होंने वहाँ अपना फैक्ट्री वगैरह बनाया है। लेकिन जब तक मजदूर सुबह जाके अपना वहाँ मशीन को नहीं शुरू करता है, तब तक वो जो पूंजी है, वो जो फैक्ट्री है, उसका मूल्य 0 है।
तो वही मैं रॉबर्ट पील का उसमें एग्जाम्पल दिया था। और उसमें जो था कि जो जो श्रम को जिस ढंग से मैंने समझाया था उसमें, है ना, कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम उसी चीज को हम एम्फोसाइज कर रहे हैं कि भाई देखिए कि अ, हम जो उसमें जो कसरत कर रहे थे कि श्रम को हम कैसे समझेंगे, वो कसरत किस ढंग से मार्क्स और एंगल्स ने भी अपना कृति में किया। और उन्होंने ये कसरत इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि पूंजीवाद ही अंदर से, पूंजीवाद का जो उसका जो इनर डायनेमिक है, उसका जो आंतरिक जो उसका गति है, वो जिस ढंग का चीज है, वो जिस ढंग का उसका जो चरित्र है, उसी से ये ये एक तरह का एक चीज निकल के आता है कि जो आपको दिख रहा है और जो सही में हो रहा है उसमें काफी अंतर बनता है। वॉल्टर बेंजामिन जो जर्मन मार्क्सिस्ट है, उन्होंने लिखा है एक ऐसे, उनका ही है, कैपिटलिज्म एज रिलीजन। जैसे धर्म होता है ना, कि एक टूना मुना जैसा हो रहा है उसमें उसमें एक बाहर में एक दिखाते हैं, अंदर में कुछ और है ना। जो हमेशा अलौकिक बातें करते हैं, जबकि हमें तो लोक में रहना है, तो हमेशा लगता है कि ये ऊपर ऊपर का बात करते हैं लेकिन यथार्थ में नहीं आते, है ना। जो जो धर्म के नाम में जो ये करते हैं, जो जो धर्म के नाम पे जो क्या बोलते हैं उसको ना, जो ढोंगी जो होते हैं वो करते हैं। तो कैपिटलिज्म भी उसी टाइप का है ये। इसलिए मार्क्स के कृतियों में बार बार देखिएगा, इंक्लूडिंग पूंजी में भी मार्क्स का, अब देखेंगे कि वो अपियरेंस एंड रियलिटी का बात करते हैं बस। जो आपको दिख रहा है और जो हकीकत है, अपियरेंस एंड रियलिटी का हमेशा गैप जो है, मार्क्स और एंगल्स हमेशा उसके साथ जूझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपियरेंस जो है, जैसे देखिए पूंजीवादी जो डेमोक्रेसी है, उसके अंदर में जितना अधिकार अमिताभ बच्चन का है, वो सेलिब्रिटी है, करोड़पति, अरबपति, खरबपति आदमी है, उतना ही रिक्शा वाले का भी है। क्यों है? क्योंकि भाई हमारा संविधान ने तो सबको एक ही अधिकार दिया है, उसका भी एक वोट है। ऐसा नहीं कि अंबानी का 1000 वोट है और मेरा सिर्फ एक वोट है, ऐसा है क्या? ऐसा होने से आप कंप्लेन कर सकते थे, ऐसा तो है नहीं। अंबानी का भी एक ही वोट है, मेरा भी एक वोट है, तो हम इक्वल हो गए। तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो समानता लिबरल फ्रेमवर्क में, बुर्जुआ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में या पूंजीवादी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो आपको मिला है, या संविधान का जो फ्रेमवर्क है उसमें मिला है, तो ये तो अपियरेंस है। रियलिटी में तो अंबानी हमसे बहुत पावरफुल है, वो तो हरीश साल्वे को वकील लेगा। मुझे तो पता नहीं कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रो बोनो कोई वामपंथी लॉयर शायद मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन वो हरीश साल्वे लेके आएगा, मैं क्या लेके जाऊंगा भाई? और मुझसे भी जो और नीचे है वो क्या लेके जाएगा? तो रियलिटी में तो कुछ और है। मार्क्स क्या ये बात कह रहे हैं? एक्चुअली नहीं। मतलब ये आपको फिर ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब मार्क्स ये बोल रहे हैं कि हाँ, अपीयरेंस एक चीज होता है, रियलिटी एक चीज होता है, लेकिन अपीयरेंस में जो लग रहा है ऊपर ही ऊपर, वो पूरा फॉल्स नहीं है। देखिए बहुत लोग ना मार्क्स को उल्टा पुल्टा समझ के ये बोलते हैं कि हाँ, मार्क्स तो बोल रहे हैं कि ये बुर्जुआ डेमोक्रेसी ये वो फॉल्स है। फॉल्स है, ऐसा नहीं कि फिर फॉल्स नहीं, लेकिन फॉल्स होते हुए भी, अब असल पॉइंट में आ रहा है, फॉल्स होते हुए भी उसका जो इफेक्ट्स रियल है। फॉल्स तो है, लेकिन उसका जो प्रतिफलन जो होगा, प्रतिफल प्रतिफल जो है वो रियल है, वो फॉल्स नहीं है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपना को क्या बोलेंगे? फॉल्स बोल सकते हैं, हकीकत में तो नहीं हुआ ना, वो सपना ही था वो तो।
हाँ? लेकिन एक सपना आपको पूरा दिन भर डिप्रेस कर सकता है। तो वो हकीकत में नहीं था, यथार्थ में नहीं था, लेकिन उसका इफेक्ट जो है ना वो रियल है। इस सेंस में मार्क्स बोल रहे हैं। तो जितना भी अपियरेंस जो पूंजीवाद जितना भी अपियरेंस क्रिएट करता है कि इतना बढ़िया शहर है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया मोबाइल है, इतना बढ़िया एक कंज्यूमरिज्म में आपको पूरा डुबो देता है ना, अपवर्ड मोबिलिटी का ख्वाब दिखाता है आपको, पढ़ लो थोड़ा सा कर लो आप आगे बढ़ोगे, सभी आगे बढ़ेंगे। ये जो पूरा अपवर्ड मोबिलिटी, ये जो सब लोअर क्लास से मिडिल क्लास बन रहे हैं, मिडिल क्लास से और अमीर बन रहे हैं, ये जो हमेशा ही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हर किसी को ऊपर जाना है भाई, हर किसी को ऊपर चढ़ना है, ये जो ख्वाब दिखाता है ये, है ना। अमेरिका के बारे में बोलते हैं ना, इट्स लैंड ऑफ ड्रीम्स, एवरीवन्स ड्रीम विल बी फुलफिल्ड बोलते हैं। आओ इस धरती में, यहाँ तो अपार धन है, तुम बस थोड़ा मेहनत करो, तुम आगे निकल जाओगे, है ना। कुछ नहीं तो तुम क्या है, पकौड़ा वाला बन जाओ। सभी के लिए पकौड़ा तो सबको हर कोई बेच सकता है। ये जो अपवर्ड मोबिलिटी के जो जो ख्वाब दिखाते हैं, ये तो अपियरेंस है। रियलिटी में तो अभी कोविड लॉकडाउन हुआ तो ज्यादातर लोग और गरीबी में धकेले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सपने दिखाने के लेवल पे ये चल रहा है। तो वो तो अपियरेंस ही है, सिर्फ ऊपर का दिखावा है, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट रियल होता है ना। तो ये अपियरेंस और रियलिटी का जो खेला है, जिसको हम डायरेक्टिकली इसको हम बोल रहे थे अभी, है ना। तो इसको मार्क्स हमेशा समझ रहे हैं। तो फिर श्रम में, आखिरी बात, श्रम में फिर वो चीज है, श्रम जो जिस ढंग से आपको पूंजीवाद के अंदर में दिखता है, हाँ, और जो हकीकत में है, हाँ, उसका भेद खोलने में मार्क्स अपना कीमती समय, हाँ, 20-30 साल उन्होंने लगा दिया उस पर। और जो दिखता है, हम इसलिए हमेशा जैसे इस पुस्तक में वेज लेबर एंड कैपिटल, इसका और आगे हम लोग और इसका उत्कृष्ट अंश हम लोग देखेंगे, और बाकी कृति में भी हमेशा पूछते हैं कि जो इतना घंटा आप काम करते हो तो आपको इतना मजदूरी मिल रहा है। हाँ, वो पूछते हैं कि वर्कर खुद कैसे देखता है अपना पूंजी के साथ अपना अंतर संबंध, हाँ, और जो मजदूर वर्ग के हिमायती लोग हैं वो भी कैसे समझ रहा है ना। और वो एक्सपीरियंस लेवल में, अपियरेंस के लेवल में, या जो आप अनुभव भी कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना, सिर्फ अपियरेंस, एक फॉल्स अपियरेंस के लेवल पे सिर्फ नहीं, एक एक्सपीरियंस में भी जो आप एक्चुअली आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, वो एक्सपीरियंस जिसको आप नकार नहीं सकते, उसके इतर, उसके और उधर जाके दूसरा भी एक लॉजिक है जो डायनेमिक है पूंजीवाद का, तो उसको वो समझना चाह रहे हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं। मैंने बोला था पहले कि इधर उधर का बात होगा, इधर उधर का भी बात हुआ शायद, लेकिन टेक्स्ट में हम लोगों को घुसने से पहले, जो उद्धृत अंश हम लोग पढ़ेंगे उसमें घुसने से पहले, ये आपको मन में रखना पड़ेगा कि ये चीजें को आप मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।